देखिए आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज टू स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12। अभी जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें भी दो स्फीयर्स थे, तो यहाँ पे भी वही स्फीयर्स लेने हैं, ठीक है। उन दोनों का साइज मान लो सेम है। एक और हमारे पास स्फीयर है, उसका साइज भी सेम है लेकिन वो अनचार्ज्ड है। ए चार्ज है, बी चार्ज है, जो तीसरा आया वो अनचार्ज्ड हो गया, ये अनचार्ज स्फीयर आ गया। इसको आपने पहले रखा फर्स्ट स्फीयर के कांटेक्ट में, मतलब ये जो अनचार्ज्ड है इसको पहले ए के साथ टच करना है, कांटेक्ट में लाना है, ठीक है ना। फिर उसको बी के कांटेक्ट में लाना है, रिमूव करके दोनों के कांटेक्ट में लाना है। अब आप न्यू फोर्स बताओ ए और बी के बीच में कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए पहले मेरे पास सॉल्यूशन, मान लो ये एक मेरे पास स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.12 में ये दिया गया था, ये स्फीयर ए आ गया, ये स्फीयर बी आ गया। तो ए का जो चार्ज है क्यू वो कितना दिया था मुझे, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो इसका चार्ज भी सेम ही था, इसका भी कितना आएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। चार्ज को मैंने क्यू से डिनोट किया दोनों। अब मेरे पास एक और बॉडी आ गई, थर्ड स्फीयर आ गया, ठीक है ना। उसका साइज भी ए बी से मैच करता है लेकिन ये है अनचार्ज्ड। ये क्या है जी, अनचार्ज्ड। अब देखो इसमें स्टेप नंबर 1, पहले मैं करूंगा ए को सी के साथ टच, ठीक है। जब ए को सी के साथ रखेंगे, देखो ना यहाँ बोला अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, तो ये जो फर्स्ट वर्ड यूज किया गया है ये यूज किया गया ए के लिए। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1 में स्टेप फर्स्ट देखेंगे, मतलब स्टेप फर्स्ट में ये सी है, ये ए है, मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, ठीक है। तो ये टच कर दिया आपस में मैंने, ठीक है ना। व्हेन ए एंड सी आर इन कांटेक्ट, स्टेप फर्स्ट मेरा क्या है, व्हेन ए एंड सी आर इन कांटेक्ट, ठीक है। तो देखो सी पे तो कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब आप इन दोनों को टच करोगे तो दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर चार्ज पहले क्यू था, पहले कितना माना हमने, क्यू चार्ज था, अब इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2, तो इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2, ठीक है। कि स्टेप 1 में देखो, अब इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखो व्हेन C is in contact with A, then A and C have सेम चार्ज। ए और सी का चार्ज क्या हो जाएगा, सेम चार्ज। तो ए पे चार्ज था कितना, Q, दैट इज Q/2। टोटल चार्ज Q है तो दोनों में 50-50% चार्ज आ जाएगा, Q/2 Q/2, ठीक है। ये आ गया स्टेप नंबर 1। अब है हमारा स्टेप सेकंड। अब सेकंड में क्या बोलता है, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड। अब यहां से सी को उठाना है और सेकंड के कॉन्टेक्ट में लाना है। देखो डायग्राम बना देता हूं इसकी भी। ये मेरे पास आ गया सी, इस पे चार्ज आ चुका है Q/2, इसमें चार्ज है Q/2, और ये रहा मेरे पास बी, सेकंड बॉडी। इस सेकंड बॉडी का चार्ज कितना है, 6.5, वही क्यू मान के चल रहा है, अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा। अब इन दोनों में भी तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना, तो पहले टोटल चार्ज कितना होगा, दोनों को प्लस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब वही काम हमारा स्टेप सेकंड में होगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, व्हेन सी इज इन कॉन्टैक्ट विद बी, देन अब क्या होगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा,
टोटल चार्ज हमारा आ जाएगा Q/2 प्लस Q, Q/2 प्लस Q, Q के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास Q प्लस 2Q डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3Q/2। ये तो हो गया टोटल चार्ज। अब ये चार्ज दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब इसको मैं इसके साथ कॉन्टेक्ट में रखूंगा ना, देखो जब इसको कॉन्टेक्ट में रखूंगा तो अब क्या होगा, दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा, ये C है, ये B। चलो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं करता, लेट अस सपोज ये अलग अलग हैं, ऐसे समझ लेना। मान लो ये इसके कॉन्टेक्ट में अभी नहीं है, A एंड B आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो इन पे ये चार्ज है। जैसे ही इनको मैं कॉन्टेक्ट में रखूंगा तो क्या होगा, इन दोनों का चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बराबर कैसे होगा, पहले तो टोटल ही आएगा, ठीक है। तो जब बराबर दोनों में आएगा तो दोनों में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका हाफ हाफ। तो 3Q/2 का हाफ क्या होता है, 3Q/4। इस पे भी 3Q/4 चार्ज आ जाएगा, इस पे भी 3Q/4 चार्ज आएगा। देखो अगर ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसका चार्ज Q होगा, इसका Q/2 होगा। अगर इन दोनों को हम कॉन्टेक्ट में रखेंगे तो दोनों चार्ज बराबर हो जाएंगे। तो बराबर कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो देखो इन दोनों का टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज इतना होगा। तो देयरफॉर ईच हैव, दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/2, उसको भी 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा मेरे पास 3Q/4। अब दोनों में चार्ज आ जाएगा 3Q/4 का, ठीक है जी। ये चार्ज अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। अब A और B की न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बताओ। तो स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड क्या है हमारा, अब आपने A और B को कांटेक्ट में लाना है, ठीक है ना। A एंड B इन कांटेक्ट। देखो अब कांटेक्ट में कैसे लाएंगे, देखो A का चार्ज कितना है, यहां पे देखो बराबर बराबर हो गया डिस्ट्रीब्यूट Q/2। ये बॉडी A है, इसका चार्ज है Q/2, ठीक है। अब बॉडी B ये रही, B बॉडी का चार्ज कितना है 3Q/4। ये बॉडी B रही, इसका चार्ज आ गया 3Q/4। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है बताओ, डिस्टेंस नहीं बदलेगा, डिस्टेंस वही रहेगा जो क्वेश्चन नंबर 1.12 में दिया गया। तो डिस्टेंस कितना था 50 सेंटीमीटर, तो उसको आप लिख सकते हो 0.5 मीटर, डिस्टेंस सेम रहेगा। अब यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाकर हम इन दोनों की फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स कितनी आएगी, Q1 Q2, तो Q1 की जगह क्या है Q/2, Q2 की जगह 3Q/4 डिवाइडेड बाय R स्केयर, मतलब 0.5 का R स्केयर लिख दो, 0.5 का स्केयर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया मेरे पास 4 to the 8, 3 बाहर आ जाएगा। देखो 3 है, मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ कि ये रहा, ये Q है, ये भी Q बच गया यहाँ पर मेरे पास, Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 to the 8, 8 बाहर लिख लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 0.5 का स्केयर, 0.5 का स्केयर हो गया मेरे पास 0.25। नहीं तो आप ऐसे कर दो, क्योंकि इसमें मैंने जो क्वेश्चन नंबर 12 किया ना, वहां पे मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ये कितनी फोर्स आएगी 3/8, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q। ये Q कितना है, इस Q का वैल्यू 6.5 10⁻⁷, 6.5 10⁻⁷, दोनों का वैल्यू सेम है Q इंटू Q। तो मैं यहाँ लिखूंगा 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.5। अब इसका कैलकुलेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में कर दिया हुआ है, ठीक है जी। इस पूरे को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा मेरा 1.52 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, नहीं -2।
या सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। 3/8 इंटू 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, ये आया था। इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करके ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑलरेडी सॉल्व वैल्यू है ये, तो वहां से भी आप वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने वहीं से उठाकर वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी हुई है। ठीक है जी, यहां तक ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। उस क्वेश्चन में ये वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कर लो इसको मल्टीप्लाई। f कितना आ जाएगा, 3 to the 6, 5 to the 15, 1 कैरी 4.56 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से फोर्स आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 4, 5, 6 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ 4.56 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 5 40, 5 6, तो 7 से 7 8 6 0.7, 2 के बाद पॉइंट है, हाँ यह आ जाएगा 0.57। कितना आएगा इसको डिवाइड करके, 0.57 इंटू 10⁻⁻²। तो अब इस पॉइंट को, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पॉइंट को उठाकर एक डिजिट के आगे लाना होगा, ठीक है। तो मैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा, यह आ जाएगा मेरा 5.7। देखो पॉइंट को इधर लाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 10 से डिवाइड भी तो करना पड़ा, तो यहाँ पे एक वैल्यू मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, 10⁻³ न्यूटन। चलो जी, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 1.13 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1.14 एनसीईआरटी का। देखिए मुझे यहाँ फिगर दिया गया, ठीक है। इस फिगर में मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, एक साइड पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक साइड नेगेटिव प्लेट लगा दी, तो बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना ये जो 1 2 3 ये जो पार्टिकल्स हैं, इनका साइन कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बाद में आपको सेकंड ये बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टिकल में से ज्यादा चार्ज और मास को डिवाइड करके जो भी रेशियो आता है वो हाईएस्ट किसका है, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय मास, मैक्सिमम रिजल्ट किसका आएगा। तो देखते हैं इसको। अब देखो पहली चीज, एक चीज तो क्लियर है, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये डिफ्लेक्ट हुआ है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। सेकंड वाला चार्ज भी किस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब चार्ज 1 और चार्ज सेकंड ये दोनों होंगे नेगेटिव। क्या होंगे जी, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। और ये जो तीसरा है इसका डिफ्लेक्शन भी सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा डिविएट आया है, सबसे ज्यादा डाउन में झुका हुआ है, इसका डेविएशन सबसे ज्यादा है। और ये मुड़ा भी, बेंड भी किसकी तरफ हुआ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब थर्ड पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमने साइन बता दिए, साइन ही तो बताने थे, बस लिखना चाहते हो तो इसी चीज को यहाँ पे लिख दो स्टेप नंबर 1 में जो मैं बताना था। देखो पार्टिकल 1 and 2 have negative charge because both deflect towards पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है जी। एंड और जो थर्ड है पार्टिकल 3, पार्टिकल थर्ड जो है हमारे पास, पार्टिकल थर्ड हैव पॉजिटिव चार्ज। क्यों, बिकॉज इट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। चलो जी, एक रिजल्ट तो हमने बता दिया। अब आगे पूछता है
चार्ज डिवाइडेड बाय मास, चार्ज डिवाइडेड बाय मास, ज्यादा हाईएस्ट रिजल्ट किसका है? देखो ये ज्यादा बेंड हुआ तो इसका मतलब इसका चार्ज ज्यादा होगा। अगर चार्ज ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा बेंड हुआ, इसका मतलब इसका मास कम होगा। ठीक है, तो चार्ज ज्यादा मास कम इसी पार्टिकल का है। बाकियों का चार्ज कम हो सकता है, मास ज्यादा होगा, तभी तो ये कम बेंड हुए। देखो जो हैवी चीज होगी वो तो डायरेक्ट निकल जाएगी, जो लाइट होगी वो थोड़ी सी ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो इसका मास कम है, चार्ज ज्यादा है, इनका थोड़ा सा मास ज्यादा है, चार्ज कम है। देखो सिंपल सी मुझे बात है यहाँ पे समझनी है, छोटी सी बात समझ कर फिर लिखेंगे। देखो चार्ज अपान मास का रेशियो निकालना है। अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ, डिनोमिनेटर छोटा हुआ, तो रिजल्ट आता है मेरे, देखो यहां पे मैं कर देता हूं। अगर न्यूमरेटर हुआ स्मॉल, मास हुआ लार्ज, तो रिजल्ट हमेशा न्यूमरेटर से स्मॉल आता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर न्यूमरेटर का वैल्यू लार्ज हो, डिनोमिनेटर का वैल्यू स्मॉल हो, तो आंसर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा आता है, तो वैल्यू हमारे पास लार्ज आता है। बस सिंपल कंसेप्ट है। तो इस केस में डिनोमिनेटर स्मॉल है और न्यूमरेटर लार्ज है, तो रेशियो भी मेरे पास हाईएस्ट आएगा। इन दोनों केसेस में चार्ज जो है वो स्मॉल आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर स्मॉल आ रहा है, इन दोनों का मास थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से इन दोनों का रेशियो जो है न्यूमरेटर से स्मॉल आएगा। न्यूमरेटर से स्मॉल आने का मतलब इसका जो रिजल्ट है वो लोवेस्ट आएगा। बस यही कंसेप्ट आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देखो सेकंड स्टेप का आंसर क्या होगा? देखो पार्टिकल थ्री हैव लार्ज या चार्ज इसका ज्यादा है, एंड स्मॉल मास। देयरफॉर अगर इसका चार्ज लार्ज है, मास इसका अगर स्मॉल होगा थर्ड पार्टिकल का, नेचुरली जो रेशियो आएगा वो हाईएस्ट आएगा। बाकी दोनों में चार्ज स्मॉल है, मास लार्ज है, तो उनका रेशियो स्मॉल आएगा। तो हाईएस्ट रेशियो पूछा था, तो हमने हाईएस्ट रेशियो का रिजल्ट दे दिया। पार्टिकल थर्ड जो है उसमें चार्ज डिवाइड बाय मास का रिजल्ट जो है वो लार्ज आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, बोल रहा है आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें दे दिया गया, और यहाँ पे देखो ये लिखा आई यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। एक चीज क्लियर हो गई। अब आपको ना व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्केयर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to the YZ प्लेन। ठीक है, अब आपने बताना है मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर का स्केयर होगा तो उसमें से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, और वो जो 10 सेंटीमीटर का प्लेन बना मेरे पास स्केयर बना वो लाई करता है YZ प्लेन पे, उसके पैरेलल बिल्कुल। ठीक है जी, देखो तो ए पार्ट का सॉल्यूशन पहले हम देखेंगे। ए पार्ट का ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब मेरे पास जो स्केयर है वो इधर कहीं लाई कर रहा है, ऐसे ये स्केयर है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में ई दिया हुआ है। अब ये जो प्लेन है इसका डायरेक्शन भी तो ई की तरफ ही होगा, जो इसका जो सरफेस एरिया होगा ds वो तो ई की डायरेक्शन में ही आएगा। कोई स्मॉल एरिया अगर आप लेते हो इसका मतलब ये अगर YZ प्लेन ऐसे है पैरेलल, इसका जो डायरेक्शन है वो ई के पैरेलल है। अब बोर्ड में तो फिगर ऐसे ही बनेगा। ठीक है जी, तो बताओ कितना फ्लक्स इससे क्रॉस, जरूरी नहीं है ये प्लेन यही होगा, आप ये प्लेन यहाँ पे भी लाई कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। प्लेन अगर मैं यहाँ पे रख दूं 10 सेंटीमीटर का स्केयर का पीस, स्केयर प्लेन में यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये 10 सेंटीमीटर का एक मेरे पास प्लेन है, तो बताना है कि इसमें से कितना फ्लक्स क्रॉस होके जाएगा। चाहे प्लेन यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन एक ही है, ये प्लेन जो है
YZ के पैरेलल होना चाहिए, सिंपल सी चीज है। तो चलो आगे वाला केस ही कंसीडर कर लो, आप ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें DS का डायरेक्शन भी कहाँ है, सामने की तरफ ही है भाई मतलब इसकी सरफेस का डायरेक्शन भी क्या होगा, सामने की तरफ है, जिस डायरेक्शन में E है। देखिए तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, बस डेफिनेशन लगा दो फ्लक्स की। तो फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, EDS cos थीटा, थीटा E और DS का यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, चलो एक थीटा लिख दिया है। तो यहाँ पे जो मुझे साइड दी गई है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। जो साइड दी गई है स्क्वायर की वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई साइड 1/10 मीटर। तो फिर एरिया कितना होगा, देयरफॉर एरिया कितना होगा स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर 1/10 इंटू 1/10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। तो मैंने एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। बस अब ये डेफिनेशन लगाएं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, रिजल्ट आ जाएगा। ई का वैल्यू कितना वहां पे 3, मैं 3 लेके चलता हूँ फिलहाल, ठीक है, नहीं तो आप यूनिट साथ लिख सकते हैं। ई ds कितना मेरा 1/100 इंटू, सॉरी 3 इंटू 10 की पावर 3 भी है, एक मिनट, 3 इंटू 10⁻³ इंटू ये आ गया ई का वैल्यू। ds कितना मेरा 1/100 इंटू cos 0 डिग्री। इस केस में ई और ds का डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री कंसीडर किया जाएगा। तो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को मैं लिख सकता हूँ 1000 इंटू 1/100 cos 0 होता है 1, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 3 इंटू 10 आ गया 30। कितना आ गया जी 30, यहीं पे लिख देते हैं, आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मेरे पास फ्लक्स आ गया टोटल, जो इस स्क्वायर साइड से पास होके जाएगा। अब सेकंड पार्ट है इसका, बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या हुआ, सेम फिगर के अंदर प्लेन को थोड़ा इंक्लाइन कर दिया गया। देखिए प्लेन को 60 डिग्री टिल्ट कर देंगे, ई का डायरेक्शन तो उसी तरफ है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। अब जो मेरा जो स्क्वायर है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया ऐसे, इस डायरेक्शन में ये स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर का डायरेक्शन होगा ds का इस तरफ, और ई का डायरेक्शन है उस तरफ। ई उस तरफ है, सामने एक्स एक्सिस की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर गिवन है, ई का चेंज नहीं होगा। और ये जो एंगल बन गया ये हो गया 60 डिग्री। तो अब बताओ कितना फ्लक्स है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस स्क्वायर को क्रॉस करके जा रही है। एरिया तो हम निकाल चुके हैं, एरिया तो हमें चाहिए, बस सिंपल फिर से आप फ्लक्स का डेफिनेशन लगाएंगे, ईडीएस कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। ई का वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ अभी कैलकुलेट किया हमने, ये सॉरी गिवन है। और ds एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया 1/100 मीटर स्क्वायर, cos 60 1/2। तो 3 इंटू इसको 1000 लिख दो, 1/100 लिख दो, 1/2 आ जाएगा। दिस 0 0 0 कैंसल आउट, जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मेरे पास टोटल जो है अब फ्लक्स होगा जो ई से पास होकर जा रहा है, सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया जो स्क्वायर से पास होकर जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्क्रीन पे, बोलता है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, देखो अब सेम जो अभी मैंने बोला
कि हमारे पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस। तो यहाँ पे मैं एक क्यूब को प्लेस कर देता हूँ, ठीक है जी, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, लेट्स सपोज यहाँ यहीं पे प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्यूब प्लेस कर देता हूँ इस तरीके से। तो मुझे बताना अब इस क्यूब से, देखो ई का डायरेक्शन उसी तरफ है, इसकी साइड भी 20 दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। हाँ, तो बताओ इसमें से कितना फ्लक्स हो जाए, कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा क्यूब से। देखो फ्लक्स जो है इसके अंदर, अब दो सरफेसिस है, एक आगे इस साइड वाली, एक आगे इसके ऑपोजिट फेस वाली। अब जितना फ्लक्स यहां से इंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स सामने वाली साइड से लीव करके जा रहा है। तो इनवर्ड फ्लक्स इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स। तो टोटल कितना बचा बीच में, 0। तो इसलिए इस क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना कंसीडर किया जाएगा, 0। हाँ, अगर एक सिंगल सरफेस होती तो हम बोलते हैं कि यहां से फ्लक्स इतना क्रॉस करके जा रहा है। अब इसमें क्या आ रहा है, एक फेस से फ्लक्स इंटर कर रहा है, सामने वाले फेस से फ्लक्स लीव कर रहा है। तो इंटर एंड लीव दो यहाँ पे दोनों स्टेप्स एक ही बार हो रहे हैं। इस क्यूब के अंदर टोटल फ्लक्स फिर 0 कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपको पूछा है ऑफ फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, क्यूब का फ्लक्स पूछा है, क्यूब की सरफेसिस से नहीं पूछा है। तो क्यूब के अंदर फ्लक्स कितना रह जाएगा, 0। बस ये स्टेटमेंट यहां पे लिख दो। देखो सिंस क्यूब इज क्लोज्ड सो फ्लक्स या इनवर्ड फ्लक्स, सो इनवर्ड फ्लक्स leaves from opposite side of cube। जो इनवर्ड फ्लक्स है वो ऑपोजिट साइड वाली, जो क्यूब की जो ऑपोजिट साइड है उसमें से फ्लक्स क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स या फिर नेट फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब, थ्रू क्यूब का पूछा तो क्यूब की बात करेंगे, थ्रू क्यूब इज 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यूब से, तो क्यूब से टोटल फ्लक्स जो पास होगा वो होगा 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस। हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है, या फिर ऐसे भी ले सकते हो क्यूबाइड की फॉर्म में, ठीक है जी, क्यूबिकल बॉक्स ले सकते हो। इसमें से जो फ्लक्स क्रॉस होके जा रहा है वो है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ये आ गया इसका फ्लक्स। अब बताना है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड बॉक्स। अगर इतना फ्लक्स है तो बताओ अंदर चार्ज कितना है। इसके अंदर कुछ चार्ज होगा ना, जिसकी वजह से ये फ्लक्स क्रिएट हुआ एक डायरेक्शन में, चार साइडों के तो ये फ्लक्स पैरेलल होगा। तो फ्लक्स एक साइड से उधर से भी क्रॉस हो रहा है, इस साइड भी जाएगा, ठीक है, तो हमने एक ही डायरेक्शन अभी कंसीडर की। तो बताओ कि इसके अंदर चार्ज कितना है ये, जिसकी वजह से ये फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, या गॉसेस लॉ भी कह सकते हो। फ्लक्स होता है हमारा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो उसकी परमिटिविटी होगी। अब परमिटिविटी आपको दी तो नहीं है, तो इसका मतलब मीडियम क्या मान के चलेंगे, एयर या फिर वैक्यूम। यहां से चार्ज का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स मुझे कितना दिया गया है, 8 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85, 4 भी होता है, इतने लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻12, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जरा, देखिए क्या आएगा। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻³ है, आगे पावर है -12 है, ऐसे लिख सकते। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 द 40, 4 कैरी, 8 8 द 64, 64 एंड 4 68, 6 कैरी, 8 द 64, 64 6 70, 7081। तो यहाँ से 8 के आगे डिजिट छोड़कर आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा आ जाएगा 71 लिख लेता हूँ मैं, 71 अप्रॉक्स 0.71
अप्रॉक्स इंटू 10 रेज टू पावर 3 माइनस 12 माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा 7.1 इंटू 10 रेज, पॉइंट को आगे लेकर 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी रिजल्ट छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया चार्ज। ठीक है जी, तो कितना चार्ज आ गया मेरे पास इसके अंदर, ये चार्ज हमने प्लेस किया हुआ इसके अंदर। ठीक है, इतने कूलम्स, इसके ऐसे यूनिट लिखना है तो कूलम लिख दो, इसको माइक्रो कूलम्स में या फिर आप नैनो कूलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है इतना। तो मुझे चार्ज का वैल्यू निकालना था, निकाल दिया। अब नेक्स्ट बी पार्ट में पूछता है, बी पार्ट के लिए वो बोल रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, अगर इस बॉक्स का टोटल फ्लक्स कितना होगा, जीरो, कुड यू कंक्लूड दैट, तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यों और क्यों नहीं, देखो अगर इसका नेट फ्लक्स जीरो भी आए तो हम ये नहीं बोल सकते इसके अंदर चार्ज नहीं है, भी चार्ज हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ से इसका फ्लक्स एक इस तरफ है, वो पॉजिटिव कंसीडर कर लो, इसका फ्लक्स इस तरफ भी होगा, वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। फ्लक्स अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा, सारे फ्लक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इनका वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लक्स अगर जीरो हो तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इसके अंदर कोई चार्ज ना हो, उसके अंदर चार्ज हो सकता है। तो हम लिखेंगे इट मे हैव, पहले लिख लो नो, क्योंकि जो स्टेटमेंट उसने बोली वो बोली गलत, ऐसा नहीं है, नो हम ऐसा नहीं कह सकते। इट मे हैव चार्ज इनसाइड बॉक्स so that its total sum जो होगा, या वेक्टर सम भी कह सकते हो, टोटल सम में भी जीरो, टोटल सम इसका जो वेक्टर सम होगा वो जीरो हो सकता है, लेकिन चार्ज जीरो नहीं होगा, चार्ज जीरो होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.18, तो अब न्यू बुक्स में इसकी नंबरिंग है 1.17, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास एक ये स्क्वायर है, ठीक है जी, जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर के ऊपर सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर मैंने चार्ज प्लेस कर दिया 10 माइक्रोकूलम का, ठीक है। तो अब मुझे बताना है इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स क्रॉस होकर जा रहा है, ये जो ए बी सी डी यहाँ से कितना फ्लक्स पास होके जा रहा है, अब वो मुझे कैलकुलेट करना है। देखो इसको करने के लिए हम इमेजिन करते हैं एक क्यूबाइड बना लेते हैं। तो क्यूबाइड कैसा बनेगा मेरे पास, ये देखो एक क्यूबाइड ले लेते हैं जिसकी साइड्स हमारे पास आ गई, ये बना लेते हैं इसको ऊपर, यहाँ से ऊपर, सॉरी एक मिनट, ऐसे क्यूबाइड बना लेते हैं। मान लो ये मेरे पास एक क्यूबाइड है, इसको हम एक क्यूबाइड कंसीडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। कहने का मतलब ये मेरे पास साइड आ गई ए बी सी डी, जिसकी साइड है 10 10 10 10, तो ये ए बी सी डी मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। तो यहाँ पे है सेंटर, तो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो बताओ इस साइड से कितना फ्लक्स पास होके जा रहा है, वही यहाँ पे पूछा है। देखो अगर चार्ज मेरा सेंटर पे होगा तो फ्लक्स तो क्लोज सरफेस पे ही बनेगा, तो पूरा टोटल जो फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस का वो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम कितना होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा मेरे पास यहाँ पे नेट फ्लक्स जो टोटल होगा क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल मीन्स इस क्यूब की सारी साइडों का फ्लक्स, तो सारी साइड्स कितनी होती हैं क्यूब में, 6 साइडें होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, तो 6 साइड्स का जो फ्लक्स होगा वो इतना होगा। लेकिन मुझे 6 साइड्स का नहीं पूछा है, मुझे एक ही साइड का पूछा हुआ है, ठीक है। तो फिर इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका जो फ्लक्स होगा जो भी टोटल है
उसको 6 से डिवाइड कर दो, 1/6 टाइम्स हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें इसका टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। एक साइड का फ्लक्स निकालना है तो 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्यूब में 6 साइड्स होती हैं। बस देखो, लेट सॉल्यूशन देखेंगे। लेट अस कंसीडर अ क्यूब of side 10 centimeter. Therefore, net flux through क्यूब, तो क्यूब से जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना जाएगा अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम? क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर जो मेरा नेट फ्लक्स होगा एक साइड से, फ्रॉम वन साइड, कितना होगा? देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन साइड मतलब ए बी सी डी, एक ही साइड से कितना फ्लक्स जाएगा? जो टोटल फ्लक्स है इसी के 6 टुकड़े कर दो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई 1/6 करो, या डिवाइड में भी 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिंप्लीफाई करेंगे हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो क्या आएगा, विच इज इक्वल टू क्यू मेरे पास आ गया 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू माइक्रोकूलम है 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। तो ये मुझे रिक्वायर्ड फ्लक्स मिल जाएगा यहाँ से जो मुझे ढूंढना है। तो जो फ्लक्स होगा इस ABCD से, तो सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको, ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, 6 1 6, हाँ 6 ऊपर जाके माइनस, यहाँ 6 बच गए, तो ये -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, 10/6 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। तो अगर आप इस क्वांटिटी पूरी को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 0.188 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, 1.88 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। अब इसके ऐसे यूनिट लिखेंगे फ्लक्स के, वो होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये टोटल फ्लक्स होगा ABCD साइड से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 1.19, कुछ बुक्स में ये 1.18 भी है, ठीक है, न्यू बुक्स में। देखो एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास 2.0 माइक्रोकूलम का, इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी किया। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास एक क्यूब है, लेट अस सपोज एक मेरे पास क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है वो है 9 सेंटीमीटर, इसके सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ द क्यूब गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर इसकी साइड दी हुई है। सेंटर पे जो मैंने चार्ज प्लेस किया, जो दिया हुआ वो दिया 2 माइक्रोकूलम का, यहाँ है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो मुझे बताना है इसकी वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा, अब इसका फ्लक्स तो चारों तरफ फैलेगा, तो इस साइड से भी होगा फ्लक्स, इधर से भी, इधर से, हर साइड से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी। तो बताओ इस क्यूब के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? सिंपल डायरेक्ट गॉसियन थ्योरम लगाएंगे। देखिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नेट, वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो चार्ज कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मींस 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम, यूनिट्स हम नहीं लिखते अभी, चलो। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, तो ये 6 कैंसल, बचा 2/8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना ऊपर नीचे, 12 -6, देखो ना, ये 6 से, यहाँ से 6 कट गए, नीचे बचे -6, माइनस ऊपर जाएंगे तो +6 हो जाएंगे, वो आगे लिखूंगा स्टेप में। देखिए अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें 2.885 को, तो ये मेरे पास आएगा 0.226 इंटू ये 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 6।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.26 इंटू 10⁵5 फ्लक्स है, तो फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये लो जी, ये टोटल फ्लक्स होगा इस क्यूब के थ्रू। इस क्यूब से जो टोटल फ्लक्स क्रॉस करके जाएगा वो होगा 2.26 इंटू 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.20, ठीक है। तो इस बार जो न्यू बुक्स आई हैं उसमें इसका मेंशन 1.19 है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये न्यू नंबरिंग है, ये ओल्ड नंबरिंग थी। बोलता है एक पॉइंट चार्ज है, उससे जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से फ्लो कर रहा है, मतलब पास करके जा रहा है, उसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है जी। बोलता अगर गॉसियन सरफेस का रेडियस कर दिया जाए डबल, तो बताओ अब कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखिए जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है चार्ज पे, ना कि रेडियस पे। इसका मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड अगर इतना फ्लक्स पास हो रहा है, लेट अस सपोज अगर गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रा करो, चाहे यहाँ ड्रा करो, चाहे यहाँ करो, जहाँ मर्जी, जितना मर्जी बड़ा रेडियस लेकर, जितना मर्जी आप कोई भी रेडियस का, जितने मर्जी वैल्यू रेडियस का बदल कर आप एक सफ़ेयर ड्रा करो, फ्लक्स उसका उतना ही रहेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला। तो पहले पार्ट का आंसर यही है सॉल्यूशन में, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए पार्ट का आंसर, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज inside Gaussian surface. It do not depends on radius of Gaussian surface. Gaussian surface के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जितना मर्जी रेडियस बदल लो, डबल क्या ट्रिपल कर दो, 4 टाइम कर दो, फ्लक्स सेम रहेगा। Therefore electric flux remains same, that is do not change, ये चेंज नहीं होने वाला। अगर फ्लक्स इतना है तो बताओ चार्ज कितना, तो अब चार्ज का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बी पार्ट। हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से मुझे चार्ज निकालना है, तो चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा, फ्लक्स मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना दिया गया मुझे, -1 भी लिख सकते हो, 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10⁻3, ठीक है। साथ में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 भी होता है, मैं 8.85 तक जा रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻12 हो गया, ठीक है। इतना चार्ज होगा, सिंप्लीफाई करें 8.5 इंटू 1 8.5 ही रहेगा, -8.85, 10 की पावर -3 10⁻12 बेस सेम पावर है 10 की पावर -9 कूलम, इतना चार्ज होगा। नहीं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नेगेटिव चार्ज होगा 8.85 नैनो कूलम, क्या लिख दो इसको, नैनो कूलम। 10⁻9 -9 कितना होता है, नैनो कूलम, नैनो तो साथ में कूलम, तो ये चार्ज होगा। भाई इतना चार्ज है, उसका इतना फ्लक्स है, रेडियस चाहे डबल करो चाहे ट्रिपल करो, फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला, सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास एक कंडक्टिंग सफेयर है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एक सफेयर, ठीक है जी। तो ये एक कंडक्टिंग सफेयर है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आ गया इसका 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस पे कुछ चार्ज है, वो चार्ज मुझे पता नहीं है। इस सफेयर के ऊपर टॉप सरफेस पे कुछ चार्ज प्लेस है, अब मुझे उस चार्ज का पता नहीं कि कितना चार्ज इसके ऊपर है। लेट अस सपोज क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है इसके ऊपर, क्यू।
If the electric field 20 centimeter from the center of sphere is 1.5 10 raised to power 3 Newton per coulomb, points radially inward. देखिए इसी से यहाँ पे सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से लेकर यहाँ तक 20 का डिस्टेंस मान लेते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव, ठीक है, तो -1.5 ले लेंगे। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो इस स्फीयर पे बताओ टोटल चार्ज कितना है। सिंपल, देखिए वी नो दैट जो E होता है वो बराबर होता है Q/R² के। E का वैल्यू मुझे गिवन है -1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 है। Q मुझे फाइंड करना है, R², तो अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो, ये 10 है तो ये भी 10 है, तो जो मेरा R होगा वो हो जाएगा 10 + 10, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 20/100 मीटर, तो ये कट गया, तो ये मेरे पास आ गया 0.2 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरे पास आ गया, R का वैल्यू 0.2, ठीक है, मीटर, तो ऊपर स्केयर लगा देंगे, R का वैल्यू ये आ गया, R हमारे पास ये हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, ये यहां से इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 2 बार हो जाएगा स्केयर इधर आकर, इक्वल टू पार बच जाएगा सिर्फ Q, ये वैल्यू उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये है -1.5 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इक्वल टू Q, ठीक। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, आगे पावर में है 3, इसका मतलब ये 1000 है। 1000 को जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे, मेरे पास वैल्यू आएगा 15 इंटू 2 इंटू 2, बस आगे 10 की पावर 3 खत्म, डिवाइड में बचा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इक्वल टू Q। समझे ना, ये 1000 है ना, 1000 में 3 जीरो होते हैं, एक जीरो इससे 10, मतलब 3 जीरो मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, एक 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है खत्म हो जाएंगे, मतलब एक स्टेप आगे चले जाएंगे, ये 15 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब ये जो कटते हैं उनको काट देते हैं, ये कटेगा 3 से, 3 3 द 9, 3 5 द 15, 5 to the 10, 10 to the 20, 20 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज टू पावर -9, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 10 की पावर 9 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और 20 को करेंगे 3 से डिवाइड, 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 23 6 द 18 टू कैरी 20, 3 6 द 18, फिर से 2 कैरी 6.66, यही चलता रहेगा भाई। 20 डिवाइडेड बाय 3 इज 6.66 सो ऑन, तो लास्ट वाली वैल्यूज को निगलेक्ट करके मैं 6.67 कर सकता हूँ, ठीक है। नेगेटिव इंटू 10 रेज टू पावर -9 इक्वल टू Q, तो इसकी जगह मैं नैनो लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा -6.67 नैनो कूलम, चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं, इक्वल टू Q, और Q मेरे पास आ गया -6.67 नैनो कूलम, तो ये चार्ज होगा इस सफेयर के ऊपर। तो इस सफेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है भाई, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो वो हमें वहां से पता चल चुका है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
1.22 और न्यू बुक्स में अब ये 1.21 है, ठीक है ना, इसको भी याद रखना, लिख देता हूँ यहाँ पे 1.21 है बुक्स में जो न्यू है, ठीक है। इस बार की बोलता अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। मेरे पास एक चार्ज स्फीयर है, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, उस स्फीयर का जो रेडियस है वो है 2.4 मीटर, सॉरी डायमीटर है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितना होगा 1.2, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी उसकी दे देगी मुझे 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे बताना उस स्फीयर पे चार्ज कितना है, फिर उस चार्ज की वजह से जो उससे फ्लक्स लीव कर रहा है, जो निकल के जा रहा है, वो भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे चार्ज निकालना है, तो पहले जो गिवन है देख लो, हेयर डायामीटर दिया मुझे 2.4 मीटर, तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 2, 1.2 मीटर, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास रेडियस। एंड सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है 80 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो मुझे यहाँ से चार्ज निकालना है, विच इम्प्लाइज तो चार्ज आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो चार्ज का वैल्यू सिग्मा है मेरे पास 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू साथ में आ गया एरिया। तो एरिया मेरे पास होगा, सफेयर है तो सफेयर का एरिया 4πr स्क्वायर, 4πr²। तो ये मेरे पास आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, तो भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर मतलब 1.2 इंटू 1.2, 1.2 इंटू 1.2 दो बार लिख दो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो 144, तो मेरे पास ये आ जाएगा 80 इंटू 4 320, ठीक है। पावर को आगे रखेंगे, इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 144, दो छोड़ के आ जाएगा 1.44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। अब ये 10 है तो 10 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 31.4 हो जाएगा, तो ठीक है, आएगा 32 इंटू 31.4 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाएगा। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 32, कैलकुलेशन लंबी होगी, इसके नीचे 10 डाल लो, लिखो 32 इंटू 314/10 इंटू 144/100 इंटू 10⁻⁻6, और सिंप्लीफाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 32 इंटू 314 इंटू 144 इंटू 10⁻⁻6, ये ऊपर चला जाएगा तो -3, तो ये मेरे पास बन गया। अभी कैलकुलेशन हो गई बड़ी, अब इनको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 314 मल्टीप्लाई 32, 4 to the 8, 2 on the 2, 3 to the 6, 4 to the 12, 1 carry, 3 4 9 9 8 4 10 हो गया 0 9 1 10 10048, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 10048। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 से, तो अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 144 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 8 32, 3 4 16 16 प्लस 3
19 1 carry 4 zeros plus 1 4 the 0 4 on the 4 इंटू फिर से यही 4 से मल्टीप्लाई है, वापस 2 9 1 0 4 आ जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो सेम आएगा 8 4 0 0 1, तो 2 9 10 1 9 9 18 9 10 एक 18 का लगा 8 4 5 एंड ये आ जाएगा मेरे पास 1 4 4 5 9 1 1 4 4 6, ठीक है 1 4 4 6 9 1 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा मेरे पास 1 4 4 6 9 1 2 इंटू 10 रेज टू पावर -9, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पॉइंट यहाँ पे लगा, कितने स्टेप मुझे पीछे लेके जाना 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप पॉइंट पीछे जाएगा, जब 6 जाएगा ये आ जाएगा 1.44, आगे सारी टर्म निगलेक्ट कर दो तो 1.45 लिख सकते हैं, तो इनटू यहाँ पे +6 करने पड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये मेरे पास चार्ज का वैल्यू आ गया, जो चार्ज होगा किस पे, इस सफेयर पे इतना चार्ज होगा, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। तो अब मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि अब इसी सफेयर से फ्लक्स कितना कितना लीव करके जा रहा है, तो अब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो भैया फ्लक्स का डेफिनेशन लगा लेंगे गाउस लॉ के अकॉर्डिंग। आल्सो अब है बी पार्ट का आंसर, ठीक है जी, बी पार्ट मेरे पास आ गया, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना आया, ये आया 1.45 इंटू 10 रेज टू पावर -3, एप्सिलॉन नॉट आ गया 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12, ये जाएगा जी ऊपर, तो 1.45 डिवाइडेड बाय 8.85, तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटू 10 की पावर -3 + 12 हो जाएगा, तो 12 में से 3 गए तो 9, तो 1.45 को अगर मैं 8.85 से डिवाइड करता हूँ, 1.45 डिवाइडेड बाय दिस, तो 0.1 डिवाइड करके देख लेते हैं, 1.45 डिवाइड बाय 8.85, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 जीरो छोड़ सकते हैं, तो इसको बगैर 0 लगा दो, 1 से करेंगे तो 885 आएगा, फिर कटेगा, फिर यही बचेगा आंसर में, फिर हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर आया 6 8, फिर करेंगे 5 से, 5 से नहीं 4 से, तो ये आएगा 0.164 इंटू 10 रेज टू पावर 9, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पॉइंट को एक स्टेप आगे लाएंगे, 1.64 इंटू 10 की पावर 8, ये मेरे पास फ्लक्स आ गया, तो फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये लो जी, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस सफेयर से लीव करके जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.23, तो न्यू बुक्स में इसका नंबर 1.22 है, ठीक, तो ये बोलता है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास ये लाइन चार्ज है, ठीक है, ये लाइन चार्ज आ गया मेरे पास, ठीक, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इसके अराउंड यहाँ से यहाँ तक मतलब 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो 2 सेंटीमीटर कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, मतलब इस पॉइंट पे जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है वो दिया गया 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी बतानी है भैया, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, लैम्डा फाइंड करना मुझे,
ठीक है, लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हेयर जो चीज़ें दी हुई हैं पहले वो लिख लो। तो डिस्टेंस जो रेडियस दिया गया यहाँ से यहाँ तक वो दिया गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.02 मीटर हो जाएगा। तो मुझे निकालना है क्या, लैम्डा। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए ऐसे तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक लाइन चार्ज की वजह से वो होती है कितनी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ये वैल्यू आ गया ई फाइंड करने का। तो अगर मैं 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ई का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाय आर। बस यहाँ से मैं लैम्डा फाइंड कर सकता हूँ। चलो ई का वैल्यू गिवन है मुझे, ई का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 9 × 10⁴ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबको पता है 9 × 10⁹ इंटू 2। तो लैम्डा मुझे कैलकुलेट करना है, अपान में आर है मेरा 0.02। बस सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा, 9 के साथ 9 कैंसिल हो गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁴ इंटू 0.02। एक पार मेरे पास बच गया 10⁹ इंटू 2 लैम्डा। ठीक, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये बन जाएगा 2, ये बच जाएगा मेरे पास 10 का स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा। तो 2 and 2 अगेन कैंसल आउट, तो 10⁻² इज इक्वल टू 10⁹ लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा निकालो, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10² इक्वल टू लैम्डा। तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट लैम्डा मेरे पास कितना आ जाएगा, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी 10⁻⁻7। ठीक है ना, 10⁻²⁹, तो ये बन जाएगा 10⁻7। हाँ बिल्कुल, हाँ जी ठीक है बिल्कुल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की क्या यूनिट होते हैं, कूलम्स पर मीटर रियल। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 1.24 या फिर न्यू बुक्स में 1.23। ठीक है, देखिए बोलता है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, मेरे पास 2 मेटल की चार्ज प्लेट्स हैं। ठीक है, एक प्लेट ये ले लेते हैं और दूसरी मेटल की प्लेट मेरे पास आ गई ये। ठीक है, लार्ज मेटल प्लेट्स हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, इनके इनर फेसिस, और इनकी प्लेट्स है सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ, और इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दी गई है 17 × 10⁻22, लेकिन अपोजिट साइन में। इसका मतलब अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है जी, तो इस प्लेट पे नेगेटिव, इस प्लेट पे पॉजिटिव। तो इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मुझे दे दी गई, दैट इज सिग्मा, जिसको हम लिखते हैं, वो दे दिया मुझे 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये मुझे गिवन आ गया। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट ये है, ठीक है, तो ये मेरे पास सेकंड प्लेट है। तो सेकंड प्लेट के भी आउटर रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट के भी आउटर रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे ये बताना है, और प्लेट्स के बीच में कितना है ये भी बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट पार्ट का ए। ठीक है, देखो इस पॉजिटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस तरफ। ठीक है, तो इनर वाली साइड में इसका तो हो गया पॉजिटिव, तो इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी उस तरफ इनवर्ड। तो ये एक दूसरे को मतलब इस तरफ ले सकते हैं, इधर से उधर, एक इधर से इधर, तो दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसल आउट। तो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं हम कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक सरफेस के ऊपर वो कितना होता है हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो पॉजिटिव है
दूसरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक नेगेटिव आ जाएगा, दोनों माइनस कर 0। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेट की बात की गई थी, तो फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में जो किसी भी, भाई आउटर रीजन में होता ही 0 है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0। तो सिमिलरली अरे सेकंड प्लेस के भी आउटर रीजन में कितना होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट का जो इस पे आ रहा है वो इस तरफ है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो कैंसिल कर देंगे। तो इसमें भी ई जो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आर, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आ गया थर्ड पार्ट। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, क्या करना है, बिटवीन द प्लेट्स डिस्कस करना है। अब मुझे सिग्मा तो किया गिवन है मेरे पास, सिग्मा का वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे पास है, तो मैं इन दोनों के बीच में अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, नेट कितना है। तो जो दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, बीच में होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये सबको मालूम है, यूनिट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू मुझे गिवन है 17 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो ये आएगा 17 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 12 10 के ऊपर -10 -10 बच गए, पावर में आ गया -10। 17 को डिवाइड करेंगे 8.85 से, 17 डिवाइडेड बाय 8.85, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, फिर आएगा 1 तक, कि 18 16 ज़्यादा हो जाएगा, 1 तक जाएगा तो आएगा मेरा 885, पॉइंट को हटाकर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 आ गया, फिर इसका बचा मेरे पास कैरी 5 9 और 8 1, और यहाँ बच के 16 8 815, फिर आगे 0 लगाना पड़ेगा, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से आएगा ये 2 से, चलो इसको डिवाइड कर मेरे पास रिजल्ट आएगा 1.92, कितना 1.92 इंटू 10⁻⁻10। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे यूनिट लगा देंगे न्यूटन पर कूलम। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बिटवीन द प्लेट्स, सी पार्ट का आंसर। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, जो भी फर्स्ट चैप्टर है, उसके टेक्सचुअल बुक के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस खत्म, सॉल्व कर दिए गए हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।